दोस्तों नमस्कार। स्टडी विद मदन वर्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आपको पता है कि हमारे द्वारा इस समय RO 2023 इसके अलावा PCS प्री 2024 इन दोनों का कंबाइंड बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपको हिंदी, GS और करंट अफेयर की आपको लगातार वीडियो सीरीज मिल रही है। ठीक है, अगर आप हिंदी और GS की RO के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर PCS प्री के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन तीनों की प्लेलिस्ट अलग अलग आपको मिल जाएगी। आप उस प्लेलिस्ट को चेक करके अपने तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर वर्ष 2023 के विभिन्न ऑपरेशन दिए गए हैं कि वर्ष 2023 में सरकार द्वारा जो भी ऑपरेशन चलाए गए हैं उन ऑपरेशनों के बारे में यहाँ पर विवरण दिए गए हैं। दोस्तों अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं इन ऑपरेशनों के बारे में कि कौन सा ऑपरेशन किस उद्देश्य के लिए था, किस देश के साथ था, तो इन्हें जानना आपको बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला ऑपरेशन था दोस्तों ऑपरेशन अजय। ठीक है, ऑपरेशन अजय की शुरुआत भारत सरकार ने की है और ये किस लिए था, तो ये आपका था तो इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिक को सुरक्षित भारत लाने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये ऑपरेशन जो ऑपरेशन अजय था ये इजराइल और हमास के बीच में जो संघर्ष चल रहा था, कई महीनों तक चला ये संघर्ष, उसमें जो भारतीय नागरिक फंसे हुए थे वहाँ पर उन देशों में, तो उन्हें वापस भारत लाने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया था और इसका नाम था ऑपरेशन अजय। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला है ऑपरेशन चक्र 2। तो ऑपरेशन चक्र 2 किसके द्वारा चलाया गया था, ये चलाया गया था CBSE द्वारा। ठीक है, CBI द्वारा चलाया गया था। और ये CBI द्वारा किस लिए चलाया गया था, तो ये दोस्तों चलाया गया था आपका साइबर अपराध माफियाओं को खत्म करने के लिए। इस ऑपरेशन के तहत विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई थी। ठीक है, तो जो साइबर अपराध हो रहे थे, इस साइबर अपराध के पीछे जो माफिया थे उनको खत्म करने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया था। और इस ऑपरेशन का नाम क्या था, इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन चक्र 2 और ये CBI द्वारा चलाया गया था। ठीक है, चलिए अगला ऑपरेशन है आपका ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड। ठीक है, ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड ये किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड। और किस संबंध में था, ये था भारत के राजस्व खुफिया निदेशालय तथा अमेरिका ने अवैध खतरनाक दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड चलाया था। ठीक है, यानी कि जो भारत का राजस्व खुफिया निदेशालय है तथा अमेरिका ने, इन दोनों ने मिलकर अवैध खतरनाक दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट रोकने के लिए ये चलाया था। यानी कि जो अवैध दवाइयाँ चल रही थी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, उसे रोकने के लिए ये ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड चलाया था। ठीक है, चलिए अगला ऑपरेशन है आपका ऑपरेशन कन्विक्शन। ठीक है, ऑपरेशन कन्विक्शन ये किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन कन्विक्शन, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, और ये किस लिए चलाया गया था ऑपरेशन कन्वेंशन, तो ये यौन उत्पीड़न, धर्म परिवर्तन, गो हत्या आदि को कम करना तथा इसमें शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करना। ठीक है, तो ये यौन उत्पीड़न, धर्म परिवर्तन और गो हत्या को लेकर इन तीनों के संबंध में चलाया गया था और इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था आपका ऑपरेशन कन्विक्शन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा किसके द्वारा चलाया गया, तो ये भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है ऑपरेशन करुणा। और इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य देख लीजिए। इसका उद्देश्य है म्यांमार में चक्रवात मोर्चा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया था। ठीक है, यानी कि जो म्यांमार में चक्रवात आया था, उस चक्रवात का नाम था चक्रवात मोचा। ठीक है, मोचा नाम था। तो इस चक्रवात से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए भारत सरकार ने चलाया था, इसका नाम था ऑपरेशन करुणा। ठीक है, यह है आपका ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी जो है भारत सरकार द्वारा यह भी चलाया गया था और ये इसका उद्देश्य क्या था, ऑपरेशन कावेरी के पीछे क्या उद्देश्य था दोस्तों, यह था सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण वहाँ फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की गई थी। ठीक है, यानी कि सूडान जो देश है वहाँ पर गृह युद्ध चल रहा था और उस गृह युद्ध में जो भारतीय नागरिक फंस गए थे, इन भारतीय नागरिक को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की थी और इसमें INS सुमेधा के द्वारा 3862 व्यक्तियों को
भारत लाया गया था। कितना? 3862 व्यक्ति भारत लाए गए थे। ठीक है, तो ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया था भारत सरकार द्वारा। चलिए अगला है ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया था और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था राज्य में तीर्थ स्थलों एवं पर्यटक स्थलों में स्वच्छता बनाए रखना। ठीक है, तो जो ये आपका उत्तराखंड पुलिस थी, ये राज्य में तीर्थ स्थलों पर और पर्यटक स्थलों पर स्वच्छता को बनाए रखने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया था और इसका नाम था ऑपरेशन मर्यादा। ठीक है, ऑपरेशन मर्यादा। चलिए अगला ऑपरेशन देख लेते हैं। अगला ऑपरेशन था ऑपरेशन सद्भावना। क्या था? ऑपरेशन सद्भावना, और ये भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था। ठीक है, जो हमारे देश की आर्मी है, जो हमारे देश की सेना है, उसके द्वारा चलाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? ऑपरेशन सद्भावना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और एलओसी के पास के क्षेत्रों में लोगों की मदद करने के लिए। तो जम्मू कश्मीर में जो ग्रामीण क्षेत्र है और जो एलओसी का क्षेत्र है, उसके पास जो लोग रहते हैं उनकी मदद करने के लिए ये आपका ऑपरेशन चलाया गया था और इसका नाम था ऑपरेशन सद्भावना। ठीक है, चलिए अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन दोस्त। क्या नाम है इसका? ऑपरेशन दोस्त, और ये भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार द्वारा चलाया गया था और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था दोस्तों कि तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। ठीक है, तो जो देश हैं तुर्की और सीरिया, तो इन दोनों देशों में, तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था, तो वहाँ के प्रभावित लोगों को मदद करने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। ठीक है, अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन गरुण। ठीक है, ऑपरेशन गरुण, और ये सीबीआई एवं एनसीबी द्वारा चलाया गया था। सीबीआई और एनसीबी द्वारा चलाया गया था। तो इसका क्या उद्देश्य था ऑपरेशन गरुण का? तो इसका उद्देश्य था अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बहुचरणीय ऑपरेशन शुरू किए गए थे। ठीक है, तो इस ऑपरेशन का उद्देश्य था कि जो अवैध मादक पदार्थ की तस्करी हो रही है उसको रोकने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका नाम था ऑपरेशन गरुण। ठीक है, ऑपरेशन गरुण। चलिए अगला है ऑपरेशन मेघ चक्र। ऑपरेशन मेघ चक्र किसके द्वारा चलाया गया? तो ये सीबीआई द्वारा चलाया गया था और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना। तो ये बाल यौन शोषण से संबंधित था, और ताकि बाल यौन शोषण से संबंधित जो भी ऑनलाइन चीज़ें प्रसारित की जाती हैं उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके, तो इसका नाम था ऑपरेशन मेघ चक्र। ठीक है, चलिए अगला है ऑपरेशन मिशन अमानत। ऑपरेशन मिशन अमानत ये भारतीय रेलवे द्वारा चलाया गया था और इसका उद्देश्य क्या था? क्या नाम था? ऑपरेशन मिशन अमानत। तो इसका उद्देश्य था कि रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए, तो रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए ऑपरेशन अमानत चलाया गया था। ठीक है, चलिए अगला है आपका ऑपरेशन उपलब्ध। ऑपरेशन उपलब्ध ये रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया था और ये किस लिए चलाया गया था ऑपरेशन उपलब्ध? तो ये चलाया गया था आपका रेलवे टिकट कालाबाजारी करने वालों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना तथा लोगों को रेलवे टिकट उपलब्ध कराना। तो ऑपरेशन उपलब्ध जो है रेलवे टिकट के लिए लगाया गया था, उस पर अंकुश, जो रेलवे टिकट की कालाबाजारी हो रही है उस पर अंकुश लगाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन उपलब्ध। ठीक है, चलिए अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन गंगा। तो ऑपरेशन गंगा किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया था। और ऑपरेशन गंगा का उद्देश्य क्या था? तो ऑपरेशन गंगा का उद्देश्य था रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की थी। यानी कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा था, तो यूक्रेन में जो भारतीय फंसे थे, उस यूक्रेन में जो भारतीय नागरिक फंसे थे उनको वापस लाने के लिए, उनको वहाँ से निकालने के लिए इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी, जिसका नाम था ऑपरेशन गंगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। आगे है वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले विभिन्न देशों का सर्वोच्च राजकीय सम्मान। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जो विभिन्न देशों के द्वारा जो सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिया गया था
उनके बारे में है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए, ग्रीस में कौन सा सम्मान दिया गया था? तो ग्रीस में दिया गया था ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। ठीक है, इस सम्मान का नाम याद कर लीजिएगा, यही परीक्षा में पूछता है कि ये सम्मान जो है मोदी सरकार को या मोदी जी को किस देश द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ये देखिए ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, यह सम्मान ग्रीस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, यह अगस्त 2023 में दिया गया है। चलिए अगला देख लेते हैं। तो ये है अगला, फ्रांस द्वारा दिया गया है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ठीक है, क्या नाम है इसका? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ये फ्रांस के द्वारा दिया गया है जुलाई 2023 में। चलिए अगला है आपका ऑर्डर ऑफ द नाइल। ऑर्डर ऑफ द नाइल ये मिस्र के द्वारा दिया गया है। ये कब दिया गया था? जून 2023 में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला है आपका कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू ये पापुआ न्यू गिनी द्वारा दिया गया है, मई 2023 में दिया गया था। ठीक है, अगला है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ठीक है, यहाँ लोगोहू है, यहाँ फिजी है, तो ये किसके द्वारा दिया गया है? ये फिजी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और ये मई 2023 में दिया गया था। ठीक, चलिए अगला है आपका पलाऊ गणराज। तो इसके द्वारा क्या दिया गया है? पलाऊ गणराज द्वारा एबाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ। ठीक है, एबाकल अवार्ड बाय द पब्लिक ऑफ पलाऊ। ठीक है, ये पलाऊ गणराज द्वारा दिया गया था मई 2023 में। ठीक, आगे देखिए दोस्तों, आगे है भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट 2023। तो भारत सरकार द्वारा प्रमुख रिपोर्ट जो जारी की जाती है, कुछ रिपोर्ट जारी की जाती है, उनसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं। पहली रिपोर्ट है कि भारत में जल स्रोतों की पहली गणना। ठीक है, भारत में जल स्रोतों की पहली गणना, इसका नाम है वाटर बॉडीज फर्स्ट सेंसस रिपोर्ट। ठीक है, तो जितनी भारत में जो जल स्रोत हैं उसकी गणना के संबंध में है। तो देखिए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार जल स्रोतों की गणना की गई। किसके द्वारा की गई है? तो ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा की गई है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। ठीक है, यहाँ भारत में कुल 24,24,540, ठीक है, 24,24,540 जल स्रोतों की गणना की गई, जिसमें 97.1% ग्रामीण क्षेत्रों में और 2.9% शहरी क्षेत्रों में है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए जल स्रोतों की मात्रा। तो जल स्रोतों की मात्रा क्या है? तालाब में कितने जल हैं? तो ये है 59.5%। टैंक में जल है 15%। जलाशय में 12%। जल संरक्षण योजनाओं चेक डैम में जो है 9%। और झील में 0.9%। अन्य स्रोतों में 2.5%। तो ये जल के स्रोत हैं। चलिए आगे है आपका कि जल स्रोतों का स्वामित्व निजी संस्थाओं के पास 55% और सार्वजनिक क्षेत्रों के पास 44.8% है। ठीक है, यानी जो निजी संस्थाएं हैं इनके पास 55% स्वामित्व है और सार्वजनिक क्षेत्रों के पास 44.8% स्वामित्व है। जल स्रोतों की संख्या में शीर्ष 5 राज्य क्रमशः कौन कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पर है पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर, दूसरे पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर आंध्र प्रदेश, चौथे पर उड़ीसा और पाँचवें पर असम है। यानी कि जल स्रोतों की संख्या की बात की जाए तो सबसे नंबर 1 पे कौन है? पश्चिम बंगाल है और दूसरे नंबर पर अपना उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो आप पहला और दूसरा क्रम तो जरूर ही याद कर लीजिएगा, भले ना पाँचों याद हो तो कैसे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है जल स्रोतों की संख्या में अंतिम राज्य सिक्किम है, यानी सबसे कम जो है जो जल स्रोत हैं वो कहाँ पर हैं? वो हैं सिक्किम राज्य में। ठीक है, चलिए अगला है कुल जल स्रोतों में 78% जल स्रोत मानव निर्मित एवं 22% जल स्रोत प्राकृतिक हैं। ठीक है, यानी जितने भी जल स्रोत अब तक बनाए गए, जितने भी जल स्रोतों की गणना की गई उसमें 78% जल स्रोत मानव निर्मित हैं। ठीक है, और 22% जल स्रोत ये प्राकृतिक द्वारा है। ठीक है, चलिए है आपका आंध्र प्रदेश में टैंकों की संख्या सर्वाधिक है, यानी जो आंध्र प्रदेश है यहाँ पर टैंकों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है,
पश्चिम बंगाल में तालाबों एवं जलाशयों की संख्या सर्वाधिक है। तो पश्चिम बंगाल में किसकी संख्या ज़्यादा है? तालाबों और जलाशयों की। तमिलनाडु में झीलों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, तो झीलों की संख्या सबसे अधिक अगर पूछा जाए कहाँ पर है तो ये तमिलनाडु में। ठीक है, अगला है जल संरक्षण योजनाओं में महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है। यानी जल संरक्षण की जो योजनाएं चलाई जाती हैं उसमें आपका महाराष्ट्र सबसे नंबर 1 पर है। ठीक है, चलिए अगला है आपका भारत में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2022। तो भारत में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट आई 2022 की। इसमें देखिए ये नवंबर 2023 में जारी किया गया है, इसीलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये मत सोचिए कि जो है ये सड़क दुर्घटना रिपोर्ट तो 2022 की है, रिपोर्ट 2022 की है, लेकिन इसको जारी कब किया गया है? इसको जारी किया गया है नवंबर 2023 में, इसलिए ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। 2022 में सड़क दुर्घटना 36.5% हो गई है। वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटना में 1.68 लाख लोगों की मौत हुई। यानी आपका 2022 में कितनी दुर्घटनाओं से मौत हुई है? तो 1.68 लाख लोगों की मौत हुई, यानी 1,68,000 लोगों की मौत हुई है सड़क दुर्घटना में, सोच लीजिए। और 2021 की तुलना में यह 12% की बढ़ोतरी है। तो 2021 की तुलना में 2022 में 12% अधिक लोग मरे हैं सड़क दुर्घटना में। ठीक है, सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मृत्यु उत्तर प्रदेश, ये देखिए 13.4%। बताइए, सबसे अधिक सड़क दुर्घटना जो है उत्तर प्रदेश में हुई है, जिसमें कि 13.4% जो है पूरे भारत के डेटा का 13.4% है उत्तर प्रदेश में मृत्यु दर। और NH पर सबसे अधिक दुर्घटना तमिलनाडु में हुई है, यानी नेशनल हाईवे में सबसे अधिक सड़क दुर्घटना तमिलनाडु में हुई है और सर्वाधिक सड़क दुर्घटना उत्तर प्रदेश में हुई है। अगला है आपका सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाओं वाला शहर, तो दिल्ली है। ठीक है, सबसे अधिक सड़क दुर्घटना कहाँ हुई है? तो ये हुई है दिल्ली में। लेकिन सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मृत्यु, अब यहाँ समझिएगा, सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मृत्यु की बात की जा रही है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाओं वाला शहर की बात की जा रही है, तो ये दिल्ली है। ठीक है, चलिए आगे है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023। ठीक है, तो इसमें देखिए इस रिपोर्ट में क्या है। यह रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। तो इस रिपोर्ट में देख लीजिए, यह रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है दोस्तों? ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015-16 से लेकर 2019-21 की अवधि में 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए। ठीक है, यानी 13.5 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबों की संख्या 2015-16 में 24% थी, 24.85% थी, जो घटकर 2019-21 में 14.96% हो गई है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में गरीबों के अनुपात में तेजी से कमी आई है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार एवं मध्य प्रदेश का स्थान है। तो उत्तर प्रदेश में भी गरीबी के अनुपात में काफ़ी तेज़ी से कमी आई है। ठीक है, चलिए अगला है वर्ष 2015-16 में से 2019-21 की अवधि में गरीबी की तीव्रता 47% से घटकर 44% हो गई है। यानी पहले लोग जो है 47% की दर से गरीब हो रहे थे, अब 44% की दर से गरीब हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला है निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट 2022। तो निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट 2022, और ये भी जारी कब किया गया है? तो ये जुलाई 2023 में जारी किया गया है, इसलिए आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ये नीति आयोग के द्वारा यह भी जारी किया गया, तीसरा संस्करण है। राज्यों में शीर्ष 3 राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक हैं। ठीक है, यानी निर्यात की जो है सबसे अधिक निर्यात करने वाले राज्य कौन से हैं? तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। पहाड़ी हिमालयी राज्यों में शीर्ष स्थान किसका है? तो उत्तराखंड का है। और केंद्र शासित प्रदेशों में छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान गोवा का है। ठीक है, और बिहार इसमें किस स्थान पर आता है? तो 22वें स्थान पर आता है। ठीक, चलिए अगला है प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0। यह भी जुलाई 2023 में जारी किया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। PGI
शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। पीजीआई 2.0 में 73 संकेतकों में 1000 अंक शामिल हैं। वर्ष 2021-22 के लिए पीजीआई 2.0 ने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को 10 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? तो 10 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उच्चतम ग्रेड दक्ष 940 अंक से अधिक प्राप्त नहीं किया। ठीक है। पंजाब एवं चंडीगढ़ ग्रेड प्रोवेस्टा 2 यानी 641 से 700 अंक। ठीक है। तो ये पंजाब और चंडीगढ़ इसमें नंबर 1 पर है एक तरह से। ठीक है। अगला रिपोर्ट देखते हैं, नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट। यह मई 2023 में जारी किया गया था और यह विश्व बैंक और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से नीति आयोग ने स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 जारी किया। 19 बड़े राज्यों में शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से थे इसमें? तो केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना, ये 3 शीर्ष राज्य थे इस स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में। ठीक है। 19 बड़े राज्यों में अंतिम 2 स्थान किसका था? तो ये बिहार का और उत्तर प्रदेश का था। बिहार 19वें स्थान पर, उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर। ठीक है। छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन था? त्रिपुरा था। छोटे राज्यों में अंतिम स्थान पर कौन था? तो ये मणिपुर था। और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पर कौन था? तो ये लक्षद्वीप था। और केंद्र शासित प्रदेशों में अंतिम स्थान पर कौन था? तो ये दिल्ली था। ठीक है। चलिए अगला है आपका इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022, इसकी क्या खासियत थी? तो यह रिपोर्ट द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन द्वारा जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की लगभग 52% आबादी, ठीक है, भारत की लगभग 52% आबादी यानी कि 75.9 करोड़ सक्रिय इंटरनेट यूजर हैं। ठीक है। यानी कि 75 करोड़ लोग भारत में क्या करते हैं? सक्रिय इंटरनेट यूजर हैं। ठीक। गोवा में सर्वाधिक 70% इंटरनेट यूजर हैं। बिहार में सबसे कम 32% इंटरनेट यूजर हैं। ठीक है। तो सबसे अधिक इंटरनेट कहाँ यूज किए जाते हैं? गोवा में, और सबसे कम बिहार में। ठीक है। चलिए अगला सूचकांक है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22। यह अप्रैल 2023 में जारी किया गया है। केंद्रीय विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री RK सिंह ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 21-22 रिपोर्ट जारी किया। ठीक है। राज्यों को 2 समूहों फ्रंट रनर और अचीवर में वर्गीकृत किया गया। सभी राज्यों को 2 समूहों में बांटा गया था इसमें, फ्रंट रनर और अचीवर के रूप में। ठीक है। फ्रंट रनर श्रेणी में 60 अंक से अधिक स्कोर वाले राज्य शामिल हैं, जबकि अचीवर श्रेणी में 50-60 अंक के बीच स्कोर वाले राज्य शामिल थे इसमें। ठीक। चलिए 5 राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना फ्रंट रनर श्रेणी में हैं, जबकि 4 राज्य असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब अचीवर श्रेणी में है। ठीक है। तो इसमें जो है, जो फ्रंट रनर में है वो ये राज्य थे 5। ठीक है। और जो अचीवर हैं वो आपका ये हैं, ये 4 राज्य हैं। ठीक है। चलिए आगे है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 इसका 7वां संस्करण है। और इस रिपोर्ट को जारीकर्ता कौन है? तो ये केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। जनसंख्या के आधार पर शहरों का वर्गीकरण कर रैंकिंग जारी की गई। रिपोर्ट में इंदौर को, ठीक है, इंदौर को लगातार 6 वर्षों से इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। तो देख लीजिए, इंदौर जो है लगातार 6 वर्षों से भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। ठीक है। सूरत, गुजरात एवं नवी मुंबई को इस रैंकिंग में क्रमशः दूसरा व तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। तो दूसरे स्थान पर कौन सा शहर है? सूरत है। और तीसरे स्थान पर नवी मुंबई है। ठीक। चलिए अब यहाँ देखिए, 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है और 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में पंचगनी महाराष्ट्र का सबसे स्वच्छ शहर है। ठीक है। चलिए 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला है। ठीक है। यानी 100 से अधिक जो शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्य हैं, सबसे स्वच्छ शहर जहाँ पर 100 से अधिक हैं, तो वो किसको अवार्ड मिला है? मध्य प्रदेश राज्य को मिला है। और 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का
अवार्ड किसको मिला है? तो ये त्रिपुरा को मिला है। ठीक, यानी 100 से कम जो शहर है स्वच्छ शहर वालों में अवार्डों में, उसमें आपका ये अवार्ड किसको मिला है? तो ये त्रिपुरा राज्य को मिला है। ठीक है, आगे है फास्टेस्ट मूवर सिटी का अवार्ड शिवमोग्गा कर्नाटक को दिया गया है। हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया है। बिजनौर को 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया है। चलिए अगला सर्वेक्षण है उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2023। ठीक, NIRF इंडिया रैंकिंग 2023, ये जून 2023 में जारी किया गया था ये डेटा। तो ये केंद्रीय शिक्षा एवं विदेश राज्य मंत्री द्वारा जारी किया गया था और ये इसका 8वां संस्करण है। ठीक है, चलिए नीचे देख लेते हैं। तो देखिए उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग क्या है और इसमें पहला स्थान किसका है? तो समग्र यानी ओवरऑल श्रेणी में IIT मद्रास लगातार 5वीं बार। तो यानी ओवरऑल श्रेणी में देखा जाए तो IIT मद्रास को लगातार 5वीं बार पहला स्थान मिला है। ठीक है, इसके अलावा विश्वविद्यालय श्रेणी में देखा जाए तो भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु, ठीक है, IISc यानी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को विश्वविद्यालय श्रेणी में पहला स्थान मिला है। इसके अलावा इंजीनियरिंग श्रेणी में देखा जाए तो IIT मद्रास को पहला स्थान मिला है। प्रबंधन श्रेणी में देखा जाए तो IIM अहमदाबाद को पहला स्थान मिला है। चिकित्सा श्रेणी में देखा जाए तो एम्स का नई दिल्ली जो एम्स है इसको पहला स्थान मिला है। इसके अलावा विधि और कानून श्रेणी में देखा जाए तो नेशनल लॉ कॉलेज ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को मिला है, ये विधि लॉ के क्षेत्र में मिला है। वास्तुकला श्रेणी में देखा जाए तो IIT रुड़की को मिला है पहला स्थान। इनोवेशन श्रेणी में देखा जाए तो IIT कानपुर को मिला है पहला स्थान। फार्मेसी श्रेणी में देखा जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद को मिला है, ये पहला स्थान। कॉलेज श्रेणी में देखा जाए तो मिरांडा हाउस दिल्ली को पहला स्थान मिला है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में देखा जाए तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली को पहला स्थान मिला है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में क्या है? यह न्याय प्रणाली के प्रमुख 4 स्तंभों पुलिस, कारागार, कानूनी सहायता तथा न्यायपालिका की क्षमता का आकलन करता है। इसके अतिरिक्त यह राज्य मानवाधिकार की क्षमता का भी अलग से आकलन करता है। कौन? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। ठीक है, लिखा है पुलिस के संबंध में क्या है? तो लिखा है कि कोई भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस में महिलाओं के लिए आरक्षित कोटे को पूरा नहीं करता है। ठीक है, यानी पुलिस बल में कोई भी अभी तक जितना महिलाओं के लिए आरक्षित कोटा है उसको पूरा नहीं कर सका है। ठीक है, केवल कर्नाटक पुलिस बल में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अनिवार्य कोटा पूरा कर लिया है। ठीक, तो इसमें पूरा करने वाला कौन है? कर्नाटक राज्य है। चलिए, कारागार के क्षेत्र में अंडमान और निकोबार, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों के शासित प्रदेशों में विचाराधीन कैदियों की संख्या 60% से अधिक है। ठीक है, कानूनी सहायता के संबंध में है कि विधिक सेवा क्लिनिकों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। और न्यायपालिका के संबंध में है कि चंडीगढ़ जिला अदालतों तथा सिक्किम उच्च न्यायालय को छोड़कर किसी भी न्यायालय में स्वीकृत संख्या के अनुसार न्यायाधीश कार्यरत नहीं है। तो केवल 2 जगह पे यानी चंडीगढ़ में और सिक्किम में आपका इन दोनों जगहों को छोड़कर इन्हीं दोनों जगहों पे जो स्वीकृत पद हैं उसके अनुसार वहाँ पे न्यायाधीश हैं। इसके अलावा इन दोनों राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य में वहाँ जो स्वीकृत पद हैं न्यायाधीशों की उतनी संख्या पूरी नहीं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में हमें रिप्लाई ज़रूर किया करिए, क्योंकि आपकी रिप्लाई से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप सब तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। धन्यवाद।